स्वागत करता हूं मैं आज की हमारे टॉक शो में। और आज हम नेक्स्ट वीडियो हमारी लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो कि जैसे कि हमने लास्ट में बात किया था कि गट इन्फ्लामेशन क्या है और इसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हम कौन कौन से हेल्दी फूड्स के थ्रू हम गट को और इम्प्रूव कर सकते हैं और उन डाइट्स का हमारे गट के लिए क्या रोल होगा। तो मैं अगेन इन्वाइट करने जा रहा हूँ हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट अमित गौतम जी को। वेलकम अमित जी। थैंक यू अनीस। हेलो अमित जी। तो अमित जी, जैसे कि हमने लास्ट में बात की थी कि गट इन्फ्लेमेशन क्या है और आपने काफी सारी चीजें बताई कि गट किस वजह से इन्फ्लेमेट होता है, क्या कॉज है, किस तरह से उसको रिड्यूस किया जा सकता है। आज हम बात करना चाहेंगे कि डाइट का कितना अच्छा रोल है हमारे गट की हेल्थ के लिए। और मेरा सबसे पहला सवाल है आपके लिए कि गट को हील करने में कौन कौन सी चीजें हमें इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि ये जो गट का प्रॉब्लम है वो रेगुलर लाइफ का पार्ट है एक तरीके से देखा जाए तो हम कौन से फूड अपनी लाइफ में इंक्लूड करें और कौन से अवॉइड करें जिससे आपका गट हेल्दी रहे। गट हीलिंग फूड या हमारे गट को बेटर रखने के लिए जो आप फूड की बात कर रहे हैं उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला फूड हमारे डाइट में वो होना चाहिए जो कि प्रोबायोटिक होता है। राइट, जैसे फर्मेंटेड फूड होता है। मैंने कुछ लिस्ट भी बना करके रखा हुआ है आज, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक कंट्री नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो इतने सारे ट्रेडिशन हैं कि वहाँ हर जगह पे अपना कुछ ना कुछ जो है सो मॉर्निंग ड्रिंक्स या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल में इंक्लूड होनी चाहिए। और हम लोग कहीं ना कहीं इसको छोड़ करके वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ जाते हैं। राइट, तो हर जगह पे, अगर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे देखें तो वहाँ का सुबह का सबसे पहला नाश्ता है चूड़ा दही। राइट, तो दही जो होता है एक अच्छा प्रोबायोटिक है। कहीं अगर आप चले जाएं तो रसम खाते हैं। रसम खाना पीना जो भी होता है, ठीक है, वो है। एक आप भी बता सकते हैं, एक मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो उस दिन मैं बात कर रहा था, कांजी। यस, हाँ, कांजी जो हो गया, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। साथ साथ अलग अलग जगह पे केफिर बोलते हैं, किमची होता है, मीसो है, टेम्पर है, कम्बुचा है, ये सब टाइप्स ऑफ प्रोबायोटिक। राइट, उसके साथ साथ कुछ बेटर ब्रांड का जो है वो हम प्रो एंड प्रोबायोटिक जो है सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग है अगर हमें गट को हील करना है। सेकेंड जो है, जो लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया था, जो कि प्रीबायोटिक होता है। तो प्रीबायोटिक एक तो हमारे किचन में ही जो है ना बहुत इजीली हर एक इंडियन किचन में मिल जाता है। जैसे गार्लिक, ओनियन हो गया, लीक्स हो गए, राइट, बनाना जो हो गया वो हो गया, ओट्स आजकल का ट्रेंड भी है, ओट्स भी एक बहुत अच्छा है, एप्पल जो है वो है, बीटरूट हो गया, ये सब जो है ना बहुत ही अच्छे प्रीबायोटिक है जो हम लोगों को अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। नेक्स्ट चले तो जो भी फाइबर रिच फूड होते हैं, राइट, ये बहुत ही अच्छा, जो खास करके जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो बहुत ही अच्छा एक प्रीबायोटिक भी होता है और गट को हील करने में भी हेल्प करता है। राइट, तो हमें जो है सो फाइबर रिच फूड जो है वो अच्छे से इंक्लूड करना चाहिए हमारे डाइट में। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इनफैक्ट सिर्फ ग्रीन लीफी नहीं, जो भी कलर्स होता है हमें अपने डाइट में प्लांट बेस्ड कलर्स जो है ना उसको हमें ऐड करना चाहिए। जो भी हमारे आसपास में बेरीज दिखते हैं, राइट, वो बेरीज जो है ना वो हमें डाइट में ऐड करना चाहिए। साथ साथ जो सीड्स, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड, ये एक अच्छा हेल्दी फैट का भी सोर्स है और साथ साथ जो है वो एक बहुत अच्छा फाइबर का भी सोर्स है। राइट, वो हो गया। उसके साथ में जो है हेल्दी फैट्स जो है वो हमें डाइट में ऐड करने चाहिए। तो हेल्दी फैट में बहुत बार क्या होता है कि हम लोग फैट को जनरली कुकिंग प्रोसेस में ही यूज करते हैं, लेकिन हम अगर अपने डाइट में रॉ हेल्दी फैट जो है, जैसे ये तो वैसे वेस्टर्न फ्रूट है एवोकाडो, राइट, ऑलिव, लेकिन ये अगर हम अपने डाइट में इंक्लूड करें, साथ साथ जो हमारा कोकोनट ऑयल है इंडिया का, राइट, उसको हम अपने सैलड के गार्निशिंग में यूज़ करें, राइट, फ्लेक्सीड और वॉलनट की बात मैं कर ही लिया हूँ। साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड का अगर कुछ
गुड सप्लीमेंट सोर्स हो वो बहुत अच्छा होता है हमारे गट के हीलिंग में। उसके साथ साथ जो है कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं, राइट। हर्ब्स एंड स्पाइसेस के बारे में आप बेटर बता सकते हैं, लेकिन ये हर्ब्स एंड स्पाइसेस भी जो है ये बहुत ही अच्छा हमारे गट को हील करने में काम आता है। और इसीलिए हमारे इंडियन किचन में इतने स्पाइसेस का महत्व है, राइट। हाँ, जैसे जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, पेपरमिंट हो गया, ये सब बहुत ही अच्छा गट हीलिंग फूड है, राइट। हाँ, लेकिन कुकिंग हमें ध्यान देके करना चाहिए। वो हाई हीट पे अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो है ना उसको इतने अच्छे तरीके से जलाते हैं और सोचते हैं कि वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा, वैसे भी नहीं हो सकता है, राइट। उसके साथ साथ जो है ना कुछ हम हाइड्रेटिंग और गट के लिए बेटर फूड जो मतलब ड्रिंक्स जो होता है, वैसे जो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में सबसे पहला जो चीज़ें कांजी सब जो बात कर रहे थे वो एक बहुत अच्छा ड्रिंक्स है। उसके साथ साथ कुछ हम हर्बल जो ड्रिंक्स है, हर्बल टी आता है वो यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ कुछ चीज़ें जो है एलोवेरा जूस है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे गट हीलिंग में जो है वो काम करता है। अभी आपने एक बोला कि कुकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा है हमारे जरूरी है, तो मैं जानना चाहूँगा कि किस टाइप का कुकिंग प्रोसेस या यूटेंसिल्स हमें यूज़ करने चाहिए इन आवर गट हेल्थ का इम्प्रूवमेंट के लिए। बहुत इनफैक्ट ये जो आपने चर्चा किया ये हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प करने वाला है। नहीं तो जनरली होता क्या है कि हम लोग सब चीज़ों पे ध्यान दे देते हैं, लेकिन हम अपना जो हमारा जो खाना बना है उस बनाने के प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते। आज अगर हम देखें तो जनरली जितनी भी इंडिया में जो भी लोग खाना बनाते हैं वो या तो PNG पे खाना बनता है या नहीं तो जो गैस चूल्हा जो आता है LPG उस पर खाना बनता है। और ये गैस जो है ना इतना ज़्यादा हीट क्रिएट करता है, राइट, कि वो हमारे हेल्थ वाइज सिर्फ गट के लिए नहीं ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है ना अच्छा नहीं है। सबसे पहला प्रैक्टिस हमें क्या लेना है कि अपने खाने के प्रोसेस, खाना कुकिंग का जो प्रोसेस है उसको लो फ्लेम पे बनाने का स्टार्ट करें। फास्ट फूड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो हम मार्केट में जाके खाते हैं, हम अपने घर के खाने को भी जो है ना उसको फास्ट कुकिंग के थ्रू खराब कर सकते हैं और मेजरली पर्सन ये करते हैं। तो हमें माइंडफुल कुकिंग भी करना बहुत जरूरी है। माइंडफुल कुकिंग का मतलब ही यही होता है कि हम लोग जो है सो प्रॉपर तरीके से लो मीडियम पे कुकिंग करें, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमारे किचन में जो मेजरली यूटेंसिल होता है वो आज के समय में क्या सब अवेलेबल है। एक मैक्सिमम एल्युमिनियम है, ठीक है, जो कि हाईली कार्सिनोजेनिक है, उसे हमें सबसे पहले निकालनी चाहिए। सेकंड जो हमारे घर में यूज होता है वो होता है नॉन स्टिक, राइट, आजकल का ट्रेंड है। हाँ, तो वो जीरो ऑयल के नाम पे जो है नॉन स्टिक सेल होता है। और नॉन स्टिक यूज करने के बाद लोग ये नहीं देखते हैं कि उसका एक लाइफ है। जनरली आप देखेंगे अगर नॉन स्टिक पे जो है ना एक टेफ्लॉन कोटिंग होती है, उस पर अगर थोड़ा भी स्क्रैच लग गया तो उसके बाद वो हमारी यूज का नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम घरों में उस पर स्क्रैच क्या, उस पर गड्ढा हुआ पड़ा रहता है लेकिन यूज करते हैं। तो नॉन स्टिक को भी हमारे घर से निकालना चाहिए। लोहे की कढ़ाई यूज होनी चाहिए, लेकिन लोहे की कढ़ाई में आप तभी खाना बनाए और खाएं, राइट। बहुत बार कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार लोहे की कढ़ाई में तो पहले यूज होता था, तो पहले फ्रीजिंग नहीं होता था, पहले हम रखते नहीं थे, बनाते थे और खाते थे, ठीक है। और दूसरा जो है ना लो हीट पे कुकिंग होती थी, चूल्हे के आंच पे जो है ना बहुत ज्यादा चीजें रिएक्ट नहीं करती थी। तो इन सब यूटेंसिल को हमें घर से बाहर निकालना है, राइट। सेकंड, हमें यूज कौन सा करना चाहिए, तो यूज के लिए सबसे सेफेस्ट जो यूटेंसिल है वो है स्टेनलेस स्टील। लेकिन स्टेनलेस स्टील के साथ में चैलेंज क्या है कि स्टेनलेस स्टील हीट का गुड कंडक्टर नहीं है। अगर हम देखेंगे तो हमारे घर में स्टेनलेस स्टील यूज होता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में मेजर अगर हम देखें तो दूध उबालने में या खाना खाने में यूज होता है या ग्लास होता है, राइट।
क्योंकि वो लो ग्रेड का स्टेनलेस स्टील है, उसमें खाना जब अगर हम बनाएंगे तो बहुत इजीली जल जाता है, राइट। तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि जो ऐसे यूटेंसिल, सबसे पहली चीज़ कि ऐसा स्टेनलेस स्टील का यूटेंसिल जो कि हाई ग्रेड मटेरियल से बना हो। कहने का मतलब क्या है, वो यूटेंसिल, वो स्टेनलेस स्टील जो कि सर्जरी ग्रेड का जो स्टेनलेस स्टील होता है उसका बना हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड कि वो मल्टी लेयर्ड होना चाहिए, राइट। अगर वो मल्टी लेयर्ड होगा, और मल्टी लेयर्ड का मतलब ये नहीं है कि वो जो नीचे का पार्ट होता है वो मल्टी लेयर्ड हो, ओवरऑल कुकवेयर जो है ना वो मल्टी लेयर्ड होना चाहिए, कि उसमें जो है ना इवेनली कुकिंग होना चाहिए, राइट। अगर किसी का इसके बारे में जानना हो, कौन सा जो मैं घर में यूज़ करता हूँ वो अगर जानना हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको जो है ना पर्सनली भेज दूंगा, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई ब्रांड को प्रमोट करने नहीं आया हूँ। एग्जैक्टली, यस। तो ये अगर हम चेंजेस करेंगे तो हमारे बॉडीज़ में गट में इन्फ्लामेशन को भी रोक सकते हैं, और इनफैक्ट बहुत सारी बीमारियों को पहले ही हम रोक देंगे। सेकंड, हम अपने खाने के क्वालिटी को बेटर कर लेंगे, और जो हमारे फूड में बचा हुआ न्यूट्रिएंट है वो हमारे पेट में जो है ना वो जा पाएगा। आपकी बात से समझ में आया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो अल्कोहल नहीं लेते या तंबाकू गुटखा नहीं खाते तो भी कैंसर क्यों हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यूटेंसिल्स जो हम यूज कर रहे हैं आज के लाइफस्टाइल में वो बहुत बड़ा रीजन है कैंसर होने का। यूटेंसिल है और जो हमारा कुकिंग प्रोसेस है, ये दोनों जो है बहुत बड़ा रीजन है जी। अमित जी, मैं जानना चाहूँगा कि आजकल लोग शुगर बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, मतलब जिसका अगर लोगों को लगता है अच्छा वीकनेस हो रही है, ठीक है एक चॉकलेट खा लो, तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर से शुगर किस तरीके से हमारे गट को इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, ये बहुत डीप क्वेश्चन है। ये जब हम लोग आगे डायबिटीज़ और वेट मैनेजमेंट वाले पे जाएंगे ना, तो इस पे पूरा एक्सप्लेन करके हम लोग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर हम सिंपल देखें तो जो भी शुगरी फूड होता है, जितना भी हाई शुगर फूड, या आज के समय में हम देखते हैं एक बहुत ही फैसिनेटेड नेम रहता है कि 0 शुगर लिखा रहता है और उस पर लिखा रहता है कॉर्न सिरप, राइट। ये सब जितना भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो कहीं ना कहीं हाईली प्रोसेस्ड होता है, और ये हाईली प्रोसेस्ड होने की वजह से हमारे गट में इरिटेशन भी क्रिएट करता है, राइट। और हमारे बॉडी में इंसुलिन इन्फ्लामेशन भी बढ़ाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो भी बढ़ाता है, राइट। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज होता है, और वो हमारे गट को इरिटेट करता है। इसीलिए जितनी भी हाई शुगर फूड हो गया या कॉर्न सिरप वाला हो गया, या जो जहाँ पे भी आर्टिफिशियल शुगर यूज़ किया हुआ है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके, वन अनदर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपसे। आजकल का ट्रेंड है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, हम वेस्टर्न कल्चर बहुत फॉलो कर रहे हैं, तो मल्टीग्रेन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीग्रेन आटा, जिसको देखो आजकल मल्टीग्रेन फॉलो करना शुरू किया, तो मल्टीग्रेन किस हद तक हेल्दी है या हमें रेगुलर लाइफ में यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए फॉर गट? ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, राइट जी। ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कुछ डेटा आपको ऐसे बताएंगे कि हेल्दी है, कुछ डेटा बताएंगे कि अनहेल्दी है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, और जो हमारे व्यूअर हैं वो अपने हेल्थ के हिसाब से उसको देख करके उस तरीके से यूज़ करें। जनरली आप देखें तो हम लोगों का जो ईटिंग पैटर्न रहा है वो एक बार में 1 ग्रेन्स खाने का रहा है। बिल्कुल, एक अन्न जो है ना हम पहले भी खाते आए हैं, तो हमें एक बार में अलग अलग तरीके का ज़्यादा अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर किसी का डाइजेशन का जो प्रोसेस है और हर किसी का जो एब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। जब आप मल्टीग्रेन, अलग अलग तरीके का ग्रेन को एक जगह मिक्स करके आप उसको अगर खाते हैं, ठीक है, तो हमारा गट जो है ना वो कंफ्यूज होता है, वो सही तरीके से सभी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। कुछ चीज़ें डाइजेस्ट होता है, कुछ चीज़ें जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता है, राइट। और वो हमारे गट को जो है ना वो इरिटेट भी करता है, राइट। तो मेरा ओपिनियन है कि मल्टीग्रेन को यूज़ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जब बहुत लोग रोटी और चावल भी खाते हैं एक साथ में, तो एक मील में एक
ग्रेन्स को यूज करें, वो हेल्दी चॉइस होगा। ठीक है जी। So thank you so much अमित जी फॉर आज के एक इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए और अपने इम्प्रूव करने के लिए। सो इसी तरीके से और हेल्दी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, हेल्दी वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।